अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन सिस्टम की। ये एनपीएस की एक विकल्प के रूप में आया है। इसको 25 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने अधिसूचित किया, गजट में प्रकाशित किया और इसके जो प्रावधान हैं ये यूपीएस में जाने वालों के लिए सर्वोच्च विधान है। मतलब इसके अतिरिक्त और किसी विधि से उनको संरक्षण नहीं मिलने वाला है। इसलिए इसकी एक एक बातों को समझना बेहतर होगा ताकि हम तार्किक निर्णय ले सकें कि हमें एनपीएस में रहना है या यूपीएस में जाना है। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे इसके गिनाए जा चुके हैं कि सुनिश्चित पेंशन मिलेगा 50%, न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी, पारिवारिक पेंशन मिलेगा, महंगाई राहत भी मिलेगा। लेकिन इसके पीछे जो छिपे तथ्य हैं उसको भी जानने के लिए इसके एक एक पॉइंट को समझना ज़रूरी है। आइए जानते हैं एक एक बिंदु को। पहला तो ये कि योजना के अंतर्गत पात्रता क्या होगी। तो सिंपल सा एक ही पात्रता है कि जिनको एनपीएस मिल रहा है वो यूपीएस में जाना चाहें तो स्वेच्छा से जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो नहीं भी जा सकते हैं। अब जाएंगे क्यों जाएंगे, तो सही सही निर्णय लेना पड़ेगा उनको। एक और है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी कर्मी को अपने FR 56J नियम के अंतर्गत रिटायर करती है तो उसको भी सेवा मिलेगा। शर्त यह है कि वो शास्ति न हो, मतलब किसी दंड स्वरूप किसी को बर्खास्त न किया गया हो, तो सेवानिवृत्ति की तारीख से उनको भी पेंशन मिलेगा यूपीएस के अंतर्गत। और ग बिंदु कह रहा है कि 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा जो है वो इसकी योग्यता तो है, लेकिन कोई कर्मी 25 साल में रिटायर कर जाता है जबकि रिटायरमेंट की निर्धारित आयु जो है 60 ईयर है और वो 55 ईयर में ही 25 साल की सेवा पूरी करके रिटायर कर जाता है, तो उसको उस दिन से नहीं मिलेगा, बल्कि जिस दिन उसका 60 ईयर पूरा होगा उस दिन से उसको पेंशन का लाभ मिलेगा। यानी रिटायर कभी कीजिए, लेकिन जो भारत सरकार के रिटायरमेंट का निर्धारित समय है उसके बाद से ही आपको पेंशन मिलेगा। और ये सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर किसी कर्मी को हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या वो कर्मी खुद इस्तीफा दे देता है तो ऐसे लोगों को भी यूपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। योजना के अंतर्गत लाभ को थर्ड बिंदु में बताया गया है। कुल 16 बिंदु में सारी बातें स्पष्ट की गई हैं। तो इसमें पहला कह रहा है कि पेंशन जो मिलेगा वह सुनिश्चित पेंशन है, माने 50% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि 25 साल की सेवा हो, तब 25 साल से कम की सेवा वालों को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, अनुपातिक आधार पे मिलेगा। और जो गणना की जाएगी वो कैसे की जाएगी, तो रिटायरमेंट का जो वर्ष होगा उस वर्ष के 12 महीनों का जो बेसिक सैलरी होगी उसी के एवरेज को बेसिक माना जाएगा पेंशन के लिए, और प्लस डीए जो उस समय लागू होगा वो मिलेगा। तो ये 50% के लगभग हो जाएगा। दूसरा बिंदु जो है थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए है, कह रहा है आनुपातिक भुगतान। किसके लिए आनुपातिक भुगतान? जिनकी सेवा 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम है उनको आनुपातिक भुगतान मिलेगा, यानी 50% से कम ही रहेगा। अब कितना कम रहेगा, कितना ज़्यादा होगा, इसको अलग अलग टेबल में आगे विस्तार से समझाया गया है। मैं एक सिंपल फार्मूला समझाऊँ जो आपको बताना चाहता हूँ कि जितने साल की सेवा है उसको 2 से गुणा कर दीजिए और उसको परसेंटेज मान लीजिए। आप जैसे कोई 15 साल सेवा किया तो 2 से गुना करेंगे तो 30 साल, और 30 साल को 30% मान लीजिए बस। अब रिटायरमेंट के समय जो आपका बेसिक सैलरी है उसका 30% जोड़ लीजिए, वो आपका बेसिक हो गया। उसमें डीए जोड़ दीजिए जिसको डीआर कहा जाएगा। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जो कर्मी जो कार्यरत हैं उनको डीए मिलता है, और जब रिटायर करेंगे तो वही डीए डीआर कहलाएगा, डियरनेस रिलीफ के नाम से जाना जाएगा। अब इसको उदाहरण से भी आप सोचिए, अगर 40,000 आपका बेसिक पे है रिटायरमेंट के समय और आपने 15 साल की सेवा की तो 15 दूना 30 और 30 को परसेंट मान लिया तो 40,000 का 30% 12,000 हो गया। और अगर उस समय 50% आपको महंगाई भत्ता मिलता है तो 12,000 का 50% 6,000। इस तरह डीए और बेसिक को जोड़ देंगे तो 18,000 मिलेगा। इसी तरह 11 साल हो तो 22% बेसिक हो जाएगा आपके उस समय के बेसिक का,
18 साल हो तो 36% हो जाएगा। यही समानुपातिक भुगतान है। 10 साल से अधिक की सेवा अगर कोई कर लिया है तो उसको न्यूनतम 10,000 भुगतान की गारंटी दी गई है। अब गारंटी देने का क्या मतलब है, आगे स्पष्ट हो जाएगा। न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा करने के बाद अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कोई कर लेता है, लेकिन जो सरकार द्वारा निर्धारित रिटायरमेंट की आयु है वो पूरी नहीं कर पाता है, तो उसको पेंशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी जिस दिन उसके रिटायरमेंट की उम्र पूरेगी, आज के डेट में कहें तो 60 साल का जिस दिन होगा, उस दिन से उसका पेंशन शुरू होगा। रिटायर चाहे वो 45 साल में क्यों ना हो जाए। मान लीजिए 20 साल में वो ज्वाइन करता है और 25 साल की सेवा के बाद 45 साल में रिटायर कर जाता है, तो उसको अगले 15 साल यानी जब तक वो 60 साल का नहीं होता तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा इस यूपीएस को पाने के लिए। इसका चौथा बिंदु जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है पारिवारिक पेंशन के लिए, यानी जितना पेंशन मिल रहा है कर्मी को, उसके नहीं होने पर उसका 60% उसके फैमिली को मिलेगा। यानी पति या पत्नी में से जो जीवित बचेगा उसको उसके कुल पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। पांचवा पॉइंट जो है ये कह रहा है कि महंगाई भत्ता, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, ये सब इसकी विशेषताएं हैं जो निश्चित रूप से मिलेंगी, और ये पहले जो है एनपीएस में नहीं थी। महंगाई भत्ता जो है ना, समय समय पे बदलता रहेगा और जैसा होगा कर्मियों का वैसा ही मिलेगा रिटायर कर्मियों का। इसके बाद अगला जो है छठा पॉइंट ये कह रहा है एक मुश्त भुगतान की बात कर रहा है हर 6 महीने पर। 6 महीने मतलब जैसे मैं 25 साल की सेवा करता हूँ तो 25 साल में अगर 6-6 महीने के हम ब्लॉक बनाए तो कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यानी 50 बार हमको एक मुश्त भुगतान होगा। वो भुगतान कैसे होगा, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, आगे उसको और स्पष्ट किया गया है, हम यहाँ भी बता देते हैं कि जो बेसिक पे होगा उस और जो डीए होगा, इन दोनों को जोड़ के उसका 10% ले लिया जाएगा लमसम, और वो जो है एक मुश्त भुगतान होगा। 7वां बिंदु जो है ये कह रहा है कि 2 तरह की निधियां होंगी, कॉर्पस, माने 2 तरह के अकाउंट होंगे जहां पेंशन के लिए पैसा जमा होगा। एक को कहते हैं व्यक्तिगत कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस। इसमें जो है जो कर्मी का वेतन से कटेगा और जो सरकार देगी 10% कर्मी के वेतन से कटेगा और 10% सरकार देगी, तो ये 20% की राशि व्यक्तिगत कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा होगी। अभी की स्थिति ये है कि 10% सरकार देती है, 10% कर्मी के वेतन से कटता है और 14% सरकार देती है, तो 24% अभी एनपीएस में कटता है। लेकिन जो ओपीएस में जाएंगे तो उनका 10-20% जमा होगा। आगे जो चीज़ है उससे और कुछ बात स्पष्ट होगी। दूसरा कह रहा है कि एक अतिरिक्त पूल कॉर्पस बनाया जाएगा। पूल कॉर्पस क्या होगा, तो पूल कॉर्पस के लिए सरकार अलग से 8.5% की राशि देगी। यानी महंगाई भत्ता और डीए का 8.5% जो है वह अलग से सरकार देगी और उसको पूल कॉर्पस में जमा किया जाएगा। यानी इंडिविजुअल कॉर्पस मतलब कर्मचारी और सरकार दोनों के द्वारा 10% जमा करने से जो पूल बनेगा, जो खाता बनेगा, जो अमाउंट होगा, उससे अगर यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाला पेंशन नहीं हो पाता है तो उतनी राशि जो है पूल खाते से लेकर के मैनेज कर ली जाएगी। इसके बाद इसका 10वां बिंदु जो है वह कह रहा है कि निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं कौन, जो लोग 10% का योगदान कर रहे हैं और 10% सरकार दे रही है, और इन दोनों को मिला के जो इंडिविजुअल कॉर्पस बनता है तो उसमें जो है कर्मी अपने पसंद से चुन सकता है कि उसका पैसा किस तरह इन्वेस्ट किया जाए। हालांकि उसमें भी लिमिटेड ऑप्शन है। पीएफआरडीए जो विकल्प दिया है उसमें से कोई विकल्प ये चुन सकते हैं, लेकिन जो 8.5% अतिरिक्त अंशदान दे करके सरकार
पूल कॉर्पस यानी दूसरा खाता बना रही है, तो उसकी राशि को मैनेज करने का पूरा अधिकार सरकार का है। उसमें कर्मचारी नहीं बता सकता कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो कहाँ न हो। इसके बाद जो इसका 12वां बिंदु है, ये कह रहा है कि ये जो यूपीएस लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, उसके पहले जो रिटायर कर गए हैं वो भी चाहें तो यूपीएस का लाभ ले सकते हैं, और उसके लिए अलग से नियम पीएफआरडीए यानी पेंशन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पेंशन का नियंत्रक एजेंसी है, वो जारी करेगी। अब 2 नियम तो समझ गए। तीसरा नियम क्या कह रहा है ये हम समझते हैं कि विद्यमान कर्मचारी यानी अभी जो काम कर रहे हैं उनके संग भावी कर्मचारी यानी जो आएंगे एनपीएस में, अगर चाहे तो दोनों लोग यूपीएस को अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि एक बार अगर चुन लिए यूपीएस को तो फिर वापस नहीं जा सकते आप एनपीएस में। इसलिए सोच समझ के चुनिएगा कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा। बस एक ही बार आपको चांस मिलेगा, अगर चले गए तो बस लौटना संभव नहीं है। इसके बाद कह रहा है चौथे नंबर पे कि अगर कोई कर्मी जो एनपीएस में है और यूपीएस चुनता है तो उसका जो खाते का पैसा है जो उसके पेंशन फंड के लिए एनपीएस में कटा है, तो जितनी राशि होगी सबकी सब ट्रांसफ़र होके यूपीएस के खाते में चली जाएगी और फिर वो बैक नहीं हो सकती है। 5वां बिंदु कहता है बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में, यानी पीएफआरडीए जो है ये तय करेगा किया है कि 25 साल की सेवा करेंगे तो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस यानी व्यक्तिगत खाते में कितनी राशि होनी चाहिए। अगर वो राशि कम है तो आपको अवसर दिया जाएगा जमा करने के लिए। कम क्यों होगी? हो सकता है कि 25 साल में 300 महीने हों और 300 बार आपने जमा न करके कुछ कम दिया हो, मैंने 250 बार ही गया हो, 280 टाइम्स ही आपका अंशदान मिला हो, तो आपकी राशि कम हो जाएगी। तो आपको ऑप्शन होगा कि वो दे करके और जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है यानी जितनी राशि होनी चाहिए कर लीजिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। 6ठा बिंदु जो है वो कह रहा है कि जो भी राशि आपकी जमा होगी उसकी सूचना समय समय पे आपको दी जाएगी। और 7वां बिंदु कह रहा है कि जो अर्हक सेवा मतलब कितने साल आपने सेवा किया है, 25 साल या उससे कम, जिसके लिए आपको यूपीएस मिले, तो इसका निर्धारण आपका कार्यालय प्रमुख करेगा। 8वां बिंदु कह रहा है कि बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य के बराबर कर्मचारी अगर अंशदान किया है उसका है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसे पूरा करने का ऑप्शन दिया जाएगा, अगर ज़्यादा है तो कर्मचारी को लौटा दिया जाएगा। 9वां बिंदु कह रहा है कि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य यूनिट से कम है तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा। 10वां बिंदु साफ साफ कह रहा है कि यह निधि आधारित यानी फंड बेस्ड है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। 2 फंड है, एक आपका इंडिविजुअल और एक सरकार का पूल वाला, दोनों से मिला के दिया जाएगा। इसलिए समय समय पर निवेश जो है होते रहना चाहिए, उसी पे ये निर्भर करता है। 11वां बिंदु थोड़ा सा और कुछ आगे कह रहा है कि अगर नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी समानता आदि की मांग आप नहीं कर सकेंगे। यानी आपने जो चुना वो इसी नियम से शासित होगा, इसके बाद वालों के लिए सरकार कुछ कर सकती है तो आप ही नहीं कहेंगे कि उनको दिया है तो हमको भी दो। इसलिए खूब पढ़ के बार बार समझ के तब इसमें जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। 12वां बिंदु कह रहा है कि जो लोग पहले रिटायर कर चुके हैं, इस यूपीएस के लागू होने के पहले ही रिटायर कर चुके हैं, अगर वो भी चाहते हैं तो उनको भी यूपीएस में आने की अनुमति होगी और उनके बकाये का भुगतान भी पीएफआरडीए करेगा भविष्य निधि की दरों के आलोक में।
13वां बिंदु कह रहा है कि अगर कोई कर्मी रिटायर करता है लेकिन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई हुई है तो उस पर अलग से विचार किया जाएगा। उसके लिए पेंशन की क्या शर्तें होंगी अलग से नियम निर्धारित किया जाएगा। 14वां बिंदु कह रहा है कि हमने उदाहरण दे के आगे समझाया है, चलिए हम भी समझने का प्रयास करते हैं। और 15वां बिंदु कह रहा है कि अलग से नियम जारी किए जाएंगे इसके संचालन के लिए, और नियम जारी करेगा PFRDA। और 16वां बिंदु कह रहा है कि ये नियम यानी UPS 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। अब ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, बहुत काम का टेबल है। ये कह रहा है कि 24 जनवरी 2025 की अधिसूचना के आलोक में कुछ मानक हमने दे रखे हैं। जैसे पहला है कि कर्मचारी 12 महीना जो रिटायर करने का अगर वर्ष है तो उस वर्ष के 12 महीने में अगर उसका मूल वेतन 45,000 रुपये है तो इसको P मान लीजिए। कर्मचारी अगर 25 साल मतलब 300 महीने काम करता है तो इसको Q मान लीजिए। और कर्मचारी का नियमित रूप से अनुदान जमा होना चाहिए। चौथा बिंदु कह रहा है डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे उसका चुना हुआ होना चाहिए, यानी जो भी राशि है वो जो पहले से डिफ़ॉल्ट है अपने आप चुनी जाने वाली सरकार के द्वारा उसी पे होना चाहिए। और पांचवा कह रहा है कि कर्मचारी ने कभी भी उसमें से राशि नहीं निकाली हो। तब जो मानक होगा तो परिदृश्य क में यानी सभी शर्तें अगर पूरी हों तो अगर 50,000 उसका मूल वेतन है रिटायरमेंट के समय तब उसको कितना मिलेगा, सब ये टेबल बना करके समझाया है कि 22,500 रुपया उसका बेसिक होगा और तब उस पर जो DA होगा वो मिलेगा। इसमें P जो है ये क्या है, बेसिक पे है, और Q जो है ये क्या है, महीनों की संख्या है, यानी जितने साल किए उसमें 12 से गुना कर दीजिए तो उतने महीने आ जाएंगे। IC क्या है, तो इंडिविजुअल कॉर्पस है, यानी 10% सरकार का और 10% कर्मी के वेतन से जो कटेगा उससे जो अकाउंट बनेगा वो इंडिविजुअल कॉर्पस कहलाएगा। और BC क्या है, तो बेंचमार्क कॉर्पस है, यानी ये अगर 1 से 5 तक के नियम सब फॉलो होते हैं तो जितना आदर्श स्थिति में बनना चाहिए वो है बेंचमार्क कॉर्पस, और इसी के आधार पे आपको भुगतान होगा। तो सभी शर्तें अगर पूरी होंगी तब तो उसको 50% मिल ही जाएगा। लेकिन अगर पाँचों में कोई शर्त कम होती है, जैसे मान लीजिए कि वो 25 वर्ष के बदले 22 वर्ष 16 वर्ष करता है, या उस नियमित रूप से अपना अंशदान नहीं जमा करता है, या डिफ़ॉल्ट पैटर्न जो PFRDA दिया है उसको न चुन करके वह जो है अपने मन से कोई विकल्प चुन लेता है, या किसी समय वो जो है अपने पेंशन से कुछ राशि निकाल लेता है तो उसी हिसाब से उसका कम हो जाएगा। ये सब आदर्श स्थितियां जो हैं टेबल फॉर्म में, इसको आप खुद भी ध्यान से पढ़िएगा, मज़ा आएगा, समझना तो पड़ेगा ही, और सब समझते भी हैं, ऐसा नहीं है कोई समझता नहीं है, लेकिन समय के संग ये जो लेटर है ये गायब हो जाएगा और फिर जो है हम लोग एक दूसरे से पूछेंगे और पूछ के समझेंगे। तो इसलिए अभी ताज़ा ताज़ा है, समझ लेते हैं ताकि आने वाले समय में किसी और से ना पूछना पड़े। किस कंडीशन में कितना आपको लाभ होगा नुकसान होगा वो सब निकाल के दिया है, लेकिन हमने मोटा मोटी जो बता दिया उतना ही होना है। हाँ, एक बिंदु जो कहा था कि एक मुश्त जो मिलने वाला है, तो ये पढ़िए ख में अधिवर्षिता या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और FR 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान के व्याख्यात्मक उदाहरण। मतलब एक मुश्त कितना भुगतान होगा, तो इसके लिए इसने बेसिक जो है वो मान लिया है 45,000 है, और मूल महंगाई भत्ता अभी 53% है, तो 45,000 का 53% 23,850 रुपया होता है, और कुल जोड़ दीजिए मतलब बेसिक प्लस महंगाई भत्ता तो 68,850 रुपया। और मैं कहा था ना यहाँ पे नियम दिया है कि 68,850 का 1/10 1/10वां हिस्सा
लेंगे और उसको एल मतलब छमाही, जितनी छमाहियाँ हों उससे गुणा कर देंगे। अब छमाही मतलब 6 महीना को 1 यूनिट मानेंगे। तो कोई अगर 10 साल सेवा किया है तो उसको कितनी छमाही यूनिट होगी, 10 दूना 20 मिल जाएगी। अब 68,850 रुपया जो बन रहा था बेसिक प्लस डीए जोड़ के और उसका 1/10, तो 1/10 कितना हो जाएगा, 6885 रुपया। और 10 वर्ष की सेवा की है, न्यूनतम यही सेवा अवधि है, इससे कम वालों के लिए तो यूपीएस है ही नहीं। तो 10 वर्ष में 20 पूर्ण 6 माहियाँ हो गई। अब 20 से 6885 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,37,700 आएगा। और अगर 35 वर्ष की सेवा किए होंगे तो एक मुश्त जो आपको भुगतान मिलेगा हर 6 माही में, वो एक 6 माही का तो 6885 दे दिया है, और हर 6 माही का जो जोड़िएगा तो 35 साल की सेवा में 420 6 माहियाँ आपकी 420 माह हो जाएंगे और 70 6 माहियाँ हो जाएंगी। तो 70 से 6885 में गुणा करेंगे तो 4,81,950 रुपये आपको एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। कोई एक मुश्त राशि दे नहीं होगी यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष से कम होगी, क्योंकि एनपीएस जो है 10 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए ही लागू है, उससे कम की सेवा के लिए इसमें लागू नहीं है। अब सवाल ये है कि हम यूपीएस को चुनें या ना चुनें। तो मुझे तो लगता है कि नहीं चुनने में भलाई है, क्योंकि एक रफ कैलकुलेशन है। अभी जो है 10% मेरे वेतन से कटता है और 14% सरकार देती है, ये होता है 24%। मान लीजिए कि एवरेज मेरी सैलरी 80,000 रुपये है और 24% हर महीने जा रहा है मेरा, तो ये अमाउंट जो है मेरे रिटायरमेंट के समय तक लगभग 2,16,86,000 रुपये हो जा रहा है। ये कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, आप कभी भी चाहें तो उसको पेंशन कैलकुलेटर पे जाइएगा और अपना डिटेल डालिएगा, वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। तो मान लीजिए अगर 2,16,86,000 बनता है और इसका 60% तो रिटायरमेंट के समय मिल जाएगा, यानी 1,30,12,000 रुपया तो मिल जाएगा। बाकी जो 40% बचेगा वो एन्यूटी के लिए रखेगी सरकार, और इसी 40% की राशि जो है, इसी 40% की राशि से हमको पेंशन देगी। और ये जो 40% की राशि है लगभग 86,74,000, ये भी जो है एक समय आएगा जब मेरे परिवार को मिल ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 2,16,00,000 की राशि है, इसको क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि यूपीएस में तो कहीं नहीं कह रहा है कि आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस होगा उसको सरकार आपको हैंड ओवर कर देगी। अगर ये कह देता तब तो इसको चुनना एक हद तक समझदारी होती, लेकिन ये राशि पे स्पष्टीकरण नहीं है। और ये भी है कि सरकार इस नियम से हट के कोई नियम सुनने वाली है नहीं। तो हम लोगों को एनपीएस में बने रहना ही बेहतर है, और ओल्ड पेंशन सिस्टम अगर आए तब सोचा जाएगा, उसके लिए ही मान चले। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपके सुझाव से कुछ फ़ायदा होगा, हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद।